So hello everyone. I hope you all are well. So in last video we covered the most important topics related to cloud standards. अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उसे देख के आइए क्योंकि ये यूनिट 5 का पार्ट 2 है। एज यू सी जो यूनिट 5 है आपकी वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो मैंने इसे 2 पार्ट में कवर करा ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो छूटे नहीं और अच्छे से कवर हों। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स देख लिए थे। मीन्स ये हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे जो लास्ट टॉपिक्स हैं यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था। तो अब हमारे हडूप, मैप रिड्यूस, ये सारे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए थे जिससे हमेशा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसे हम लोग अभी कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर पे बने रहिए और अच्छे से इस लेक्चर को कंप्लीट करिए, समझिए। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई सी और चीज़ से रिलेटेड डाउट आता है तो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा टॉपिक ये सारे ऑलरेडी कवर हो चुके थे। हमारे मेन टॉपिक 2 बचे हुए थे। इसमें हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें हमारा ये जो क्लाउड स्टैंडर्ड है और OCC DMTF ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से कवर करिएगा। बाकी अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं हडूप, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट प्रीवियस ईयर से हमारा ये टॉपिक आ भी रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। हडूप क्या होता है? हडूप अगर मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी तो आपको समझ आएगा, और अगर मैं वैसे समझाऊंगी तो आपको अच्छे से बेटर समझ आएगा। तो हडूप हमारा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है जो हमारे लार्ज डेटा सेट होते हैं उनको स्टोर और उनको प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। मतलब कि पहले हमारा जो लार्ज डेटा सेट होता है वो डिवाइड होता है स्मॉल डेटा सेट में, एंड देन उसे मल्टीपल कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है ताकि उसे आसानी से प्रोसेस किया जाए। अगर हम लोग हडूप की बात करें तो हडूप हमारे मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो HDFS मीन्स हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और मैप रिड्यूस सिस्टम जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। आप याद रखिएगा 2 मेन कंपोनेंट है, वैसे तो इसके 4 कंपोनेंट है। अगर हम लोग मेन कंपोनेंट की बात करें तो 2 मेन कंपोनेंट है जो कि हमारे इसमें हडूप की इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। तो अब हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं इन्हें। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एक प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि हडूप में यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि हमारी लार्ज फाइल्स होती हैं उसको स्टोर करने के लिए और उसे डिवाइड करने के लिए स्मॉल ब्लॉक्स में। मीन जो हमारा डेटा है, सपोज दैट 1 से लेकर 100 तक हमारा डेटा है, लार्ज डेटा। अब उसे 10 के ब्लॉक में हम लोग डिवाइड कर दें, तो ऐसे ही हमारा जो HDFS है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, वो हमारे डेटा, लार्ज डेटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मल्टीपल मशीन्स, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में, जो कि एक ग्रुप में होते हैं, वर्क करते हैं। तो यही हमारा होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इट इज हाईली फॉल्ट टॉलरेट, मीन्स इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी फॉल्ट आता है, तो बहुत ही ईजी वे में उसे टॉलरेट कर लिया जाता है। मीन्स इशू उसे रिजॉल्व कर लिया जाता है। अगर हम लोग मेन पर्पस देखें हडूप का, मीन्स हडूप हमारा क्यों यूज किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हमें ये चाहिए, तो ये हमारा मेन पर्पस इसका है। एक तो ज़्यादा डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जल्दी और एफिशिएंटली तरीके से प्रोसेस करने के लिए, टू वर्क अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स। अगर हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ वर्क करना है तो हम लोग हडूप का यूज करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? स्केलेबल। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा स्केलेबल क्या होता है। और मतलब जो जनरली हमारी होती हैं किसी भी कंप्यूटर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर एडवांटेजेस या फिर फीचर्स बोल सकते हैं, तो वही हमारे होते हैं हडूप को भी लेके। जैसे हमारी कोई भी डिवाइस, कोई भी कंप्यूटर स्केलेबल होना चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वैसे ही हडूप भी हमारा स्केलेबल होना चाहिए। मीन्स अगर एक यूजर उसे यूज कर रहा है तो हमारा वो उस हिसाब से डाउन में आ जाए। अगर हमारे एकदम से यूजर्स बढ़ जाते हैं, 10,000 हो जाते हैं, तो एकदम से
वो स्केल अप कर जाए मीन्स उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। तो यही हमारा होता है स्केलेबल। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यूज चीप हार्डवेयर हम लोग चीप टाइप के यूज करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि ये जो भी डेटा या फिर जो भी फॉल्ट आता है उसको बहुत ही इजीली वे में टॉलरेट कर लेता है, मीनली हैंडल कर लेता है। हैंडल बिग डेटा, अब लार्ज डेटा है बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है। यही अगर कोई और सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, तो मे बी वो लैग कर जाए या फिर क्लैश हो जाए। तो ये सब हमारे कुछ एडवांटेज होते हैं। हमने अभी बताया था इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मेन अगर कंपोनेंट देखें तो हमारे 2 कंपोनेंट मेन होते हैं। एक तो एचडीएफएस जो कि हम लोग ने अभी ऊपर देख लिया है। अगर आपके एग्जाम में हडूप आता है तो आप इसी वे में समझा के आएंगे डायरेक्ट, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एचडीएफएस क्या होता है? एचडीएफएस हम लोग ने समझा कि एक स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि हैंडल करता है हमारे लार्ज डेटा को और उसे डिवाइड करता है स्मॉल ब्लॉक्स में एंड देन डिस्ट्रीब्यूट होता है मल्टीपल नोड्स के अंदर। यार्न हमारा सेकंड मेन कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट आप बोल सकते हैं जो कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। मीन जो भी हमारे कंप्यूटर हैं उनको कौन सा रिसोर्स एलोकेट कराया जाएगा तो उसके लिए यार्न यूज किया जाता है। यार्न की फुल फॉर्म है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, मतलब अनदर रिसोर्स कौन सा होगा, किसकी चांस होगी। मैप रिड्यूस अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग ने देखा था डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप रिड्यूस। इसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए और बहुत अच्छे से इसे देखिए। आपके एग्जाम जो अभी है मई में 9 मई को, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप कहोगे मैम आपने बहुत अच्छे से बताया था कि हाँ ये चीज आएगी, तो ये आएगी ही, ऑफ कोर्स आएगी। तो देख लीजिए। एंड देन हमारा मेन कंपोनेंट होता है हडूप कॉमन। हडूप कॉमन मतलब जो यूटिलिटी और लाइब्रेरीज जो कॉमनली हमारे यूज होते हैं मेंटेन करने के लिए, वो हमारे होते हैं हडूप कॉमन के अंदर आते हैं, कंपोनेंट के अंदर। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, मैप रिड्यूस, जो हर साल पूछा जाता है लगभग, मे बी इस बार भी आए, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए। मैंने वैसे कोई भी टॉपिक छुड़ाने नहीं वाली हूँ, लेकिन हाँ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं उन्हें मैं और डीप वे में समझाना चाह रही हूँ, ताकि आपको वो इतने अच्छे तरीके से आ जाए कि हाँ आप छोड़ के ना हो। तो अगर हम लोग मैप रिड्यूस की बात करें तो मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, हम लोग ने अभी पढ़ा था ऊपर। अगर हम लोग हडूप कॉमन की बात करें तो जो भी हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, यूटिलिटीज होती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमारा हडूप कॉमन यूज किया जाता है। अब हम लोग मैप रिड्यूस, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में हमारा बहुत बार आ चुका है, तो इससे और अच्छे से करिए। मींस जो हमारे मेन टॉपिक है जो प्रीवियस में आ चुके हैं, आप उसे बार बार मतलब उसे दोहरा लीजिए 1-2 बार। लेकिन हाँ जो नहीं आया लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी आपको रहना चाहिए कि हाँ आपको उसके बारे में नॉलेज है। तो मैप रिड्यूस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैप रिड्यूस अभी हम लोग ने देखा था ऊपर कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा एक मॉडल होता है जो कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, जो लार्ज डेटा सेट को हमारा पैरेलली मींस लार्ज डेटा सेट को स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड करके उन्हें पैरेलली प्रोसेस करने के लिए यूज होता है विद द हेल्प ऑफ मैनी कंप्यूटर्स इन द क्लस्टर। मतलब एक ग्रुप में बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, उनके थ्रू हमारे जो स्मॉल टास्क हैं उनका पैरेलली हमारा प्रोसेस करता है मैप रिड्यूस के थ्रू। तो हमारा जैसे हमारे जो भी अगर हम लोग इसके मेन पर्पस देखें हमारा मैप रिड्यूस का, तो ये हमारे बिग डेटा को एफिशिएंटली वे में प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। देन स्प्लिट करता है, हमारा जो वर्क होता है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स में स्प्लिट कर देता है टू रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम। जो भी हमारा प्रोसेसिंग टाइम है उसको रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब क्या है, प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। आप सपोज दैट अगर हमारा 1 to 100 है, अगर एक ही कंप्यूटर करेगा तो ऑफ कोर्स ही बात है उसको टाइम लगेगा। अगर हमारा यही हम लोग 10 के ब्लॉक में डिवाइड करके डिफरेंट 10 कंप्यूटर्स को दे दे तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा। वहीं अगर हम लोगों को 10 मिनट लगते थे 100 डेटा को एक्सेस करने में या प्रोसेस करने में, तो अगर वही हम लोग 10 कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को कम मिनट्स लगेंगे, जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। तो ये हमारा कुछ मेन पर्पस होते हैं जो हम लोग मैप रिड्यूस यूज करते हैं। ये हमारा फेजेस का
चार्ट है मैप सफल रिड्यूस, मतलब पहले हमारे जो भी डेटा है उसको हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड करके मैप करते हैं, एंड देन जो भी हमारे ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं उनको सफल करते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग किसी बॉक्स में डाल के शफल कर देते हैं, तो उसे हम लोग सफल करते हैं, एंड देन उसे हम लोग जो भी हमारे मीन्स रिलेटेड डेटास होते हैं उनको आपस में मर्ज करके उनका साइज रिड्यूस कर देते हैं। तो यही हमारा मैप रिड्यूस का फेजेस होते हैं, यही 3 फेजेस होते हैं जो कि मैंने बताया। जो इनपुट होता है वो हमारे स्प्लिट होते हैं स्मॉल ब्लॉक्स में, एंड देन ईच स्प्लिट इज प्रोसेस्ड बाय मैपर, एक मैपर के थ्रू हम लोग प्रोसेस करते हैं हर ईच स्प्लिट, मतलब जो भी हम लोग ने ब्लॉक में डिवाइड करा है, एंड देन हम लोग उसे सफल करते हैं, फिर हम लोग उसे रिड्यूस कर देते हैं बाय मर्जिंग, काउंटिंग, समिंग, एवरेजिंग एंड मर्जिंग, जो भी हमने अभी बताया। अगर हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे कि इसमें हम लोग ने एक इनपुट ले लिया, एक फाइल टेक्स्ट है जिसमें कैट डॉग और कैट लिखा हुआ है। अगर हम लोग मैप कन्वर्ट करें, मैप के थ्रू हम लोग इसे पेयरिंग में करते हैं, मतलब मैप बना देते हैं, की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैट हमारी 1 है, डॉग हमारा 1 है, कैट भी हमारी 1 है। अब हम लोग इसे सफल कर देंगे, मतलब ग्रुप बना देंगे सेम वर्ड्स के, जैसे 1 नंबर हो गए तो ये हमारे सेम वर्ड्स हो गए, तो इस टाइप के हम लोग ग्रुप बना देंगे, एंड देन रिड्यूस कर देंगे। अब जैसे कि कैट है, कैट ये हमारी 1 हमारा सेम है, तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे, तो हमारे 2 आ गया। तो ये हमें लास्ट में फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारा कि कैट हमारी 2 है, डॉग हमारा 1 है। तो ऐसे ही हमारा ये काउंट करता है। जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल था वर्ड काउंटिंग का, मतलब हमारे जो सेंटेंस है उसमें कितने वर्ड्स हैं, मतलब एक वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या था, मैप रिड्यूस का। आप एग्जाम्पल जरूर दे के आएगा। एडवांटेज अगर हमने देख लें तो एडवांटेज तो जनरली हमारे सेम ही होते हैं, हर किसी के स्केलेबल होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हम लोग कर सकते हैं, इसका मेन एडवांटेज। सिंपल टू प्रोग्राम, हम लोग बहुत आसानी से इसकी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, नॉट रियल टाइम, वर्क्स इन बैच मोड, मतलब जब हम लोग रियल टाइम में वर्क कर रहे होते हैं तो जो हमारा रियल टाइम डेटा होता है वो अगर हम लोग बैचेस में बनाएंगे तो मे भी डिफिकल्टी हो सकती है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है उसकी, जैसे कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा डेटा है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं स्मॉल टास्क। हाइड दिस इनपुट आउटपुट बिकॉज ऑफ राइटिंग इंटरमीडिएट डेटा, हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की नीड भी ज़्यादा होगी, हार्ड डिस्क हमें लगेंगी, तो यही सब हमारी लिमिटेशंस होते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एक बार प्रीवियस मतलब वीडियो को रिवाइंड करके और अच्छे से देख लीजिएगा, और इसका जो पार्ट 1 है उसे अगर आप देख के आएंगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आता है वर्चुअल बॉक्स, ये भी हमारा आ चुका है तो आप इसे भी अच्छे से देखिए। वर्चुअल बॉक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड, ये हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करता है हमको। आप अगर समझ सको, जैसे हमारा VMware एक सॉफ्टवेयर था जो कि वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए हमें अलाउ करता था, वैसे ही हमारा वर्चुअल बॉक्स है। ये किसने बनाया, ये हमारा ओरेकल ने बनाया है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, यू कैन रन विंडो लिनक्स इनसाइड योर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर भी आप एक और विंडो खोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बॉक्स। जैसे कि VMware होता है वैसे ही हमारा वर्चुअल बॉक्स होता है सेम। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करके देखो तो मे बी आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट मे बी आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे अभी के लिए समझ लीजिए कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी अगर हम लोग रोल देखें तो रोल हमारा ये होता है, वर्चुअलाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग अ वर्चुअल वर्जन ऑफ द फिजिकल कंप्यूटर इंक्लूडिंग हार्डवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर नेटवर्क, सब कुछ इंक्लूड होता है। मतलब जैसे नॉर्मल हमारा लैपटॉप होता है, जो फैसिलिटी हमें लैपटॉप में मिलती हैं, लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटी हमें एक वर्चुअल कंप्यूटर में भी मिलती हैं। मीन्स CPU भी हमारा होता है, स्टोरेज भी होता है, उसमें हर चीज होती है। तो ये हमारा एक रोल होता है वर्चुअल बॉक्स का, जो कि एक्ट
एक्ट एज अ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है? जो कि सुपरवाइज करे, मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा हाइपरवाइजर भी कहलाता है। ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूनिट 4 में, तो आप उसे पढ़ के आइए और अच्छे से आपको समझ आएगा। हेल्प्स यू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट रिबूटिंग योर कंप्यूटर। मतलब आप अपने कंप्यूटर को कुछ भी मतलब डैमेज नहीं करोगे, लेकिन हाँ आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हो। अलाउज डेवलपर्स एंड टेस्टर टू एक्सपेरिमेंट सेफली विदाउट अफेक्टिंग दी होस्ट सिस्टम। जो भी हमारा होस्टिंग सिस्टम हो उसको अफेक्ट करे बगैर हमारे डेवलपर और टेस्टर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को। मतलब आप सपोज दैट अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर है जो कि हमें पता है कि मे बी इससे हमारे उसमें वायरसेस आ सकते हैं, वर्म्स आ सकते हैं, तो वो हम लोग अपने नॉर्मल जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा मेन लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर नहीं करेंगे, हम लोग वर्चुअल मशीन्स पे करेंगे उसका एक्सपेरिमेंट, ताकि अगर कोई वायरस आए तो वो भी वर्चुअल में आए, हमारे मेन उसमें ना आए, जिससे हमारा जो हमारा स्टक हो जाता है, मीन जो भी कुकीज आ जाती हैं, वायरस आ जाते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो लैपटॉप है वो हैंग करने लगता है या क्लैश होने लगता है, तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा वर्चुअल बॉक्स का हमारा इम्पोर्टेंस है। तो आप समझ गए होंगे इसको। अगर हम लोग इसकी वर्किंग देख लें तो हमारा एक होस्ट मशीन होती है, जैसे कि हमारा खुद का मेन कंप्यूटर, मेन लैपटॉप, उसमें हम लोग वर्चुअल बॉक्स को रन करते हैं। गेस्ट मशीन हमारी एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो कि हम लोग इनसाइड इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर। वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, मतलब वर्चुअल बॉक्स तो एक सॉफ्टवेयर है ही, अब उसके अंदर हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो वो हम लोग कहलाती है गेस्ट मशीन। वर्चुअल हार्डवेयर की बात करें तो हम लोग वर्चुअल बॉक्स हमें वर्चुअल सीपीयू भी प्रोवाइड करता है, मेमोरी भी प्रोवाइड करता है, डिस्क भी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा VMware होता है सेम वैसे ही वर्चुअल बॉक्स भी होता है, सारी चीजें वो भी करता है। व्हेन यू स्टार्ट द वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स यूजेस योर रियल सिस्टम हार्डवेयर टू रन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो आपका रियल सिस्टम हार्डवेयर, मतलब सिस्टम का हार्डवेयर खाली यूज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करेगा। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए आपका सिस्टम का हार्डवेयर खाली यूज किया जाता है, बट इन एन आइसोलेटेड सेफ एनवायरनमेंट। मतलब आइसोलेटेड मतलब डिफरेंट, वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे इफेक्ट नहीं मारेगा, होस्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे इफेक्ट नहीं मारेगा। वहीं अगर हम लोग अबाउट वर्चुअल बॉक्स के बारे में बात कर ले, एडवांटेज हम लोग क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो हमारा फ्री रहता है, मतलब कोई भी इसके लिए पेड नहीं है, पेड वर्जन नहीं है। इस पे होगा मे बी अपग्रेडेड वर्जन अब आ गया हो, लेकिन मेरी नॉलेज में अब तक नहीं है। सपोर्ट मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसमें वर्चुअली चला सकते हो, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, सोलरिस। इजी टू इंस्टॉल, आसान रहता है इंस्टॉल करने के लिए, यूज करने के लिए। सेफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, इसका जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रहता है। स्नैपशॉट फीचर्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, वन ऑफ डिफरेंट होस्ट सिस्टम्स, मतलब ये हमारा डिफरेंट होस्ट सिस्टम पे भी वर्क कर सकता है। अगर वही हम लोग डिसएडवांटेज देखें, परफॉर्मेंस इज स्लोअर देन रियल हार्डवेयर, मतलब जो हमारा रियल ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा जो वर्क करता है उसके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस कम रहती है। कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ रैम एंड सीपीयू, रैम और सीपीयू कुछ ज्यादा ही कंज्यूम करता है इसमें। ग्राफिक परफॉर्मेंस इज लिमिटेड, इसमें ग्राफिक में भी आपका हमारा जैसे कुछ ज्यादा ही ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जैसे हमारे जैसे ऑनलाइन गेम होते हैं, अगर आप लैपटॉप में ऑनलाइन गेम कुछ ज्यादा ही खेल रहे हो तो आपका जो लैपटॉप है वो हैंग करने लगता है। तो वैसे ही ये सिस्टम है, अगर आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो लिमिट से ज्यादा तो वो हमारा हैंग करने लगेगा। नीड्स टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, आपको ये सब चलाने के लिए वर्चुअल, जैसे अगर मेरा वीडियो है, जो भी मैंने वर्चुअलाइजेशन जो भी पढ़ाया, अगर कोई नॉन टेक्निकल देख रहा है ह्यूमन, तो वो नहीं समझ पाएगा, कि वो ये सोचेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर बोलेंगे कि इन्हें कुछ आता नहीं है या कुछ भी ऐसा। लेकिन हाँ, जो इस फील्ड का है, जो ये सब चीजें समझता है, वो समझेगा कि हाँ
कुछ वैल्यूएबल चीज पढ़ा रही हैं मैम, जो कि हमारे एग्जाम में आने वाली है। तो यही सारी चीजें हैं, आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअलाइजेशन को चलाने के लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है गूगल ऐप इंजन। आप गूगल के बारे में तो जानते ही हो, गूगल हमारा एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सर्च करते हो। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हमारा प्रोवाइड करता है इसको। इट अलाउज यू टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड रन एप्लीकेशन ऑफ गूगल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको अलाउ करता है कि आप एप्लीकेशन बनाओ, डिप्लॉय करो और चलाओ। किस पे? गूगल के प्लेटफॉर्म पे, गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स। मतलब डायरेक्ट सर्वर्स लिंक होंगे गूगल से, आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसका एग्जांपल ले लो तो फायरबेस, जो फायरबेस डेटाबेस है वो हमारे गूगल क्लाउड की एपीआईज को यूज करके, फायरबेस इंस्टॉल करके आपको डायरेक्ट मैनेज करता है आपका डेटाबेस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे आपको मोंगोडीबी, एसक्यूएल में टेबल वगैरह बनानी पड़ती हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। जो आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं, अभी आपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपने मोंगोडीबी या माईएसक्यूएल यूज किया होगा, तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आई होगी। वही अगर आप क्लाउड इंजन का यूज करते या क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज करते तो आपको बहुत ईजीनेस। जैसे फायरबेस हो गया, अगर किसी ने यूज किया होगा तो उसका मैं गारंटी देती हूँ उसका बहुत टाइम बचा होगा। तो मेन पर्पस अगर हम लोग देखें गूगल ऐप इंजन का, तो हेल्प डेवलपर फोकस ऑन राइटिंग कोड, नॉट ऑन मैनेजिंग सर्वर्स। अब जैसे अगर आप मन का यूज करके प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको सर्वर्स को भी मैनेज करना पड़ता है, नोट.जेएस वगैरह। तो ये क्या हेल्प करता है डेवलपर की? आप खाली कोड लिखिए, आपका जो फ्रंट एंड है आपको फ्रंट एंड को लिंक करना है बस बैकएंड से। बाकी जो मेन सर्वर है वो हमारा गूगल ही मैनेज कर लेगा। टू ऑटोमेटिकली स्केल एप्स व्हेन यूजर ट्रैफिक इंक्रीज। अगर आपने फायरबेस का यूज करके कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपका अब तक प्रोजेक्ट नहीं बना है और आपको जल्दी चाहिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ बूटस्ट्रैप वाला, तो आप फायरबेस का यूज करके फ्रंट एंड क्रिएट करके उसे लिंक करके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें आपको सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसके लिए भी चाहते हैं कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट आपको कुछ सजेस्ट करूं, तो या आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी अगर मतलब आपको नीडेड हो तो। टू मेक वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फास्ट एंड ईजी। वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए बहुत ही इजी और फास्ट हमारी तरीका रहता है ये। अगर हम लोग फीचर्स देखें, वही हमारी ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाती है। मींस आपको खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारी, अगर हमारे ज़्यादा यूजर्स हैं 10 है तो हमारा स्केल डाउन हो जाएगा। अगर हमारे 10,000 आ गए हैं तो स्केल अप हो जाएगा। तो ये हमारी ऑटोमेटिक स्केलिंग है, आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। फुल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई भी सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब खाली एक लैंग्वेज में ये सपोर्ट नहीं करता, लाइक जावा, पाइथन, हर लैंग्वेज में ये सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड विद गूगल क्लाउड सर्विसेज, जो भी गूगल क्लाउड सर्विसेज है, लाइक क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड एसक्यूएल, बिग क्वेरी, आप इन सब का यूज कर सकते हैं। देखिए फायरबेस जो मैंने आपको बताया था अभी। बिल्ट इन सिक्योरिटी, अगर आपको सिक्योरिटी बिल्ट इन रखनी है, क्योंकि क्लाउड बहुत ही ज़्यादा हमारा वास्ट स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जो गूगल क्लाउड, जो कि बहुत लोग यूज भी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज करते हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है, सिक्योरिटी वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए तो यूज कर रहे हैं। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, आप बहुत ही इजीली मॉनिटर कर सकते हो अपना जो भी सिस्टम है, जो भी आपके यूजर्स हैं उन सबको, क्या कौन कितना लॉगिन कर रहा है। तो ये सारे हमारे कुछ फीचर्स हैं जो गूगल ऐप हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग इसका एडवांटेज देख लें तो हमें सर्वर मैनेज करने की सबसे बड़ा एडवांटेज जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाती है। अगर ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, एंड अगर कम आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लेटफॉर्म कैपेसिटी बढ़ा लेता है। हाई सिक्योर, हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। पे एज यू गो, मतलब जितना ज़्यादा आप क्लाउड यूज करोगे उतना आपको पे करना है, अदरवाइज आपको पे नहीं करना है। इजी इंटीग्रेशन, आप आसानी से फ्रंट एंड और बैक एंड को लिंक कर सकते हो, सर्वर को लिंक कर सकते हो। फास्ट डिप्लॉयमेंट, आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी डिप्लॉय कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल, आपके जैसे नए नए वर्जन आते जाते हैं, नए नए जैसे जावा का वर्जन बदल गया या जिस लैंग्वेज में भी आप बना रहे हो, तो ये वर्जन कंट्रोल भी कर लेता है, आपको मैनेज करने की वो सब जरूरत नहीं है। अब यही
अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज देख लें तो ये लिमिटेड कंट्रोल, जैसे आपका सर्वर पे हैंड बहुत कंट्रोल में रहेगा, मीन्स यू कांट मैनेज और कस्टमाइज सर्वर्स डीपली, मतलब बहुत डीप वे में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, जैसे आप खुद बनाते हो तब करते हो। वंडर लुक इन ऐप आर टाइटली कनेक्टेड टू गूगल्स एनवायरनमेंट, मतलब गूगल के एनवायरनमेंट से इतना ज़्यादा टाइटली कनेक्टेड रहते हैं कि आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, मतलब क्लाउड सारी चीज़ें मैनेज करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ज़्यादा ही ये ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चेंज करनी है, बट स्टिल आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो क्लाउड के अंडर में आता है, आप कर ही नहीं पाओगे, आप अनेबल रहोगे उसके लिए। तो ये चीज़ हमारी इसमें दिक्कत आती है। कुछ जैसे क्लाइंट की कुछ क्वायरी है जो कि वो कह रहा है कि ये चीज़ें चेंज करो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे सर्वर से क्योंकि वो क्लाउड के अंडर में आता है। लिमिटेड रन टाइम सपोर्ट, जैसे सपोर्ट डेट आपने 2 मंथ का ले लिया, अब आप 2 मंथ के बाद नहीं कर पाए, किसी वजह से पे नहीं कर पाए क्लाउड को, तो उसका प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा, आप नहीं उसे एक्सेस कर पाओगे, यूजर परेशान होंगे। कॉस्ट कैन इंक्रीज विद स्केल, अब जैसे जैसे सपोज दैट अभी तो 10 के लिए आपने 10 यूजर्स के लॉगिन के लिए आपने परचेज कर लिया क्लाउड स्टोरेज का, क्लाउड डेटाबेस का, एंड अब इन फ्यूचर आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया तो आपको 10,000 का स्केल अप समझ लीजिए चला गया, 10,000 यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉस्ट है मंथली का वो बढ़ जाएगा। जैसे अभी आप $15 देना है तो आपका $3,000 हो जाएगा, $300 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से वो बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा कॉस्ट। लर्निंग कर्व, बिगनर्स नीड टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स जो भी हमारे बिगनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में, क्लाउड क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है अगर आपने देखा हो, क्योंकि अभी जो CSE स्टूडेंट हैं वो भी क्लाउड को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी अभी नया नया मार्केट में आया है, लेकिन अभी हो गया है टाइम, आप समझ सकते हो, उसके ज़रिए आपका जो काम है वो ईजीनेस में हो जाएगा। अब हम लोग देखें तो वही है हमारा गूगल ऐप इंजन आर्किटेक्चर या फिर एनवायरनमेंट। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इन गूगल ऐप इंजन रिफर्स टू द टूल्स, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी, जो भी हमारे गूगल ऐप इंजन सर्वर्स में प्रोग्रामिंग हमारी यूज़ की जाती है। डेवलपर्स जो प्रोग्रामिंग और लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं ताकि वो एप्लीकेशन बना पाएँ, डिप्लॉय कर पाएँ, रन कर पाएंगे इस पे गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा होता है गूगल ऐप इंजन एनवायरनमेंट। तो यही हमारा होता है आर्किटेक्चर, यूज़र होता है वो हमारा एक्सेस कर पाता है इनके। तो ये इसी के साथ हमारी यूनिट ख़त्म होती है। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, किसी से भी रिलेटेड, इवन योर प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी से भी रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।